गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि भाई 1 मई 2026 को कौन सा देश ओपेक से अलग हो रहा है। तो सही उत्तर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है इसको। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने तेल बनाने वाला जो सबसे बड़ा समूह है, ग्रुप है ओपेक और ओपेक प्लस, अभी इससे यूएई अलग हो रहा है। अभी 1 मई 2026 को ये इससे ऑफिशियली अलग हो जाएगा। ओपेक क्या होता है? वैसे हम सब जानते हैं, तेल बनाने वाले जो देश है, मुख्य देश है, उनका एक ग्रुप है। ये मिलकर तय करते हैं कि कितना तेल इनको निकालना है, कितनी कीमत इनको रखनी है। मतलब तेल निकालने वाले देशों का एक ग्रुप आप कह सकते हो। अब बात आ रही है यूएई इससे अलग क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमने देखा जब ईरान के साथ इसका तनाव चल रहा था, तो जो खाड़ी देश है उन्होंने इसका उस तरह से समर्थन नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। तो ये नाराज हो गया। तो इसने कह दिया कि जब मुझे जरूरत पड़ी तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, जाओ जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ किसी ग्रुप में नहीं रहूंगा। मैं अपना गेम, अपना तेल अलग से बेचूंगा। तुम 100 रुपए में बेचोगे, मैं 90 रुपए में बेचूंगा, या मैं अपनी मर्जी से जितने में चाहूंगा उतने में बेचूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो मेन जो कारण है इसका अलग होने का वो यही है। लेकिन आप कह सकते हो या आप ऊपर ही देख सकते हो कि इससे अमेरिका को फायदा होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही ओपेक के खिलाफ थे। अब यूएई के बाहर निकलने से जो ओपेक है, वो जो ग्रुप है, वो कमजोर होगा, जिससे अमेरिका का असर बढ़ेगा। क्या इससे भारत को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखो, हमें पता है कि भारत है जो लगभग 80% जो तेल है वो बाहर से ही खरीदता है, हम इंपोर्ट ही करते हैं ज्यादातर। अगर किसी तरह से कीमत कम होती है, मतलब जो ओपेक देश है वो, मान लो मैंने कहा कि 100 रुपए कीमत रखते हैं, अब यूएई अलग होकर के मान लो ये कीमत 95 रुपए रख देता है, तो हम इससे खरीदेंगे, तो इससे पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। लेकिन मेनली जो युद्ध चल रहा है, आना तो उधर से ही है, तो उससे सप्लाई रुकने का खतरा है, वो तो हम सब जानते हैं, हॉर्मुज जल संधि के कारण, जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। वैसे इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी जनवरी 2024 में हमने देखा था, अंगोला जो देश है वो भी ओपेक से अलग हो गया था। अब यूएई अलग हो रहा है। पहले ओपेक की बात कर लेते हैं, फिर यूएई आपको ले चलेंगे। ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ये एक संगठन है। कब स्थापित हुआ था? सितंबर 1960 में, बगदाद इराक में। हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान में 12 सदस्य हैं, मतलब 12 सदस्य थे, अब 1 मई के बाद 11 रह जाएंगे, क्योंकि ये यूएई अलग हो जाएगा। अच्छा, ओपेक प्लस क्या है? मतलब ओपेक में जितने भी देश हैं वो तो हैं ही सही, इसके अलावा अब जो भी नए देश जुड़ रहे हैं, तो उनको मिलाकर के जो नया संगठन बन रहा है उसी को ओपेक प्लस नाम दे दिया बस। ये स्थापित हुआ था 2016 में। अभी वर्तमान में देखेंगे तो सदस्य देश 23 है। अब ये यूएई बार हो गया तो 22 रह जाएंगे। और ओपेक प्लस का अगर आप पूछोगे सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा बना था, ब्राजील बना था फरवरी 2025। अब यूएई अलग हो रहा है तो यूएई को देख लेते हैं। ये रहा मैप में यूएई। कैपिटल अबू धाबी होती है, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल मखतूम। कुछ प्रश्न आपको करवाएं यूएई से। तो वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 दुबई में हुआ था। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी थी शेख नासिर अल नोवेसी, यूएई से हैं। मशरेक, ये गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना था? यूएई। और अभी वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया था दुबई ने। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया? दुबई। यूएई में भारत के राजदूत बने थे डॉक्टर दीपक मित्तल। और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने किस देश में पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुरू किया था? यूएई में। एक्चुअली वहां पे अबू धाबी में जो आईआईटी दिल्ली का कैंपस है वहां पर। ग्लोबल एआई शो 2025 हुआ था अबू धाबी में। दूसरा डेजर्ट साइक्लोन जो अभ्यास है 2025 में भारत यूएई के बीच में हुआ था अबू धाबी में। 2027 में एआई समिट जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा, लेकिन 2028 वाला होगा यूएई में। और अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 वाला भी हो चुका है, ये भी हुआ दुबई में। यूएई ने दुनिया का पहला बहुत तेज 10G इंटरनेट नेटवर्क भी शुरू किया है। ठीक है, तो यूएई से ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने शिशुओं के लिए विशेष रूप से एक दवा है जिसका नाम है आर्टेमेथर ल्यूमफेंट्रिन, इसको भी मंजूरी दे दी है। इस दवा का संबंध किससे है? तो आंसर होगा मलेरिया। तो भैया अभी एक नई मलेरिया की दवाई बनाई गई है, और ये दवा बहुत छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है जिनका वजन 2 से लेके 5 किलो तक का होगा। ऐसे नवजात बच्चों के लिए ये मलेरिया की दवाई बनाई गई है, और अभी इसको डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी भी दे दी है। इस दवा का नाम मैंने आपको बताया क्या है, आर्टेमेथर ल्यूमफेंट्रिन। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे नोवार्टिस कंपनी ने बनाया है। अच्छा, पहले क्या समस्या आती थी कि छोटे बच्चों के लिए हमारे पास कोई स्पेशल दवा नहीं थी, तो जो बड़ों बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए जो दवा दी जाती है वही उन छोटे नवजातों को दी जाती थी
जिसमें मुश्किल क्या आती थी, उसमें समस्या ये थी कि उनको सही खुराक कितनी देनी है, कितना डोज देना है, ये तय कर पाना मुश्किल होता था और उसके कारण साइड इफेक्ट यानी कि नुकसान का खतरा बढ़ जाता था। लेकिन अब फायदा क्या होगा कि ये जो दवा है खास रूप से खास तौर पे छोटे बच्चों के लिए ही बनाई गई है, इसलिए उसे कितनी मात्रा में, कितनी सही मात्रा में देना है ये हमें पता लग पाएगा, साइड इफेक्ट कम होंगे, इलाज ज्यादा सुरक्षित होगा और वो असरदार भी होगा। तो पूरी बात आपको समझ में आएगी है कि ये दवाई कितनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर साल करीब देखा जाता है पूरे विश्व में 3 करोड़ बच्चे खासकर अफ्रीका में मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये दवा उनके लिए जीवन बचाने वाली लाइफ सेविंग साबित हो सकती है। तो आप एक लाइन में इस प्रश्न को याद रखते हो कि ये पहली ऐसी मलेरिया की दवा है जो खास तौर पर नवजात और छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है। अब कुछ दवाओं से संबंधित, वैक्सीन से संबंधित प्रश्न मैं आपको कराऊंगा जो करंट अफेयर्स में रहे, फिर मलेरिया और WHO की भी हम बात करते हैं थोड़ी थोड़ी। जैसे याद रखना, विश्व टीकाकरण सप्ताह, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक हमने मनाया 24 से लेकर 30 अप्रैल तक। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस होता है 16 मार्च को, जबकि मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से, ये शुरू हुआ था 25 दिसंबर 2014 को। अच्छा, भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन जिसे ICMR ने बनाया है उसका नाम क्या है? एडफेल्किवैक्स। और आपको याद होगा पीएम मोदी ने अभी राजस्थान के अजमेर से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जो राष्ट्रव्यापी HPV वैक्सीन अभियान है इसको शुरू किया था। HPV मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इस अभियान का उद्देश्य क्या है? 14 वर्ष तक की जो बच्चियां होती है उनको सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए निःशुल्क टीके प्रदान किए जाएंगे। और इसके लिए कौन सी वैक्सीन हम दे रहे हैं? सर्वावैक। और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था कि भारत ने एक क्यूडेंगा नाम का एक डेंगू का पहला टीका मंजूर कर दिया है। डेंगू के लिए पहला टीका है जिसका नाम है क्यूडेंगा या टेक 003B इसको कहते हैं। बाकी हमारे प्रश्न में तो मलेरिया की बात हो रही थी, बच्चों के लिए मलेरिया की दवाई आ गई। तो मलेरिया से संबंधित कुछ बातें जानते हैं। जैसे मलेरिया का रोग कारक होता है प्रोटोजोआ, कौन सा? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। इसका वेक्टर रोगवाहक होता है एक मादा एनाफिलीज मच्छर। इसके लिए जो हम नॉर्मली दवा देते हैं वो कुनेन की दवा होती है, सिनकोना वृक्ष की छाल से बनती है। मलेरिया किसे प्रभावित करता है? सबसे ज्यादा आरबीसी को। लेकिन अभी WHO ने मलेरिया की 2 वैक्सीनों को मंजूरी दी थी। एक का नाम है मॉस्क्यूरिक्स और दूसरी है R21 मैट्रिक्स 21। इसका निर्माण किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर के। मलेरिया दिवस आपको बताइए 25 अप्रैल को मनाते हैं और इस बार की थीम क्या थी? ड्राइवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। और हमारा लक्ष्य है मलेरिया को खत्म करने का 2030 का। देखो WHO की भी हम लगे हाथ बात कर लेते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मंजूरी तो इसी ने दी है। स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। हेड है टेड्रोस अधानोम। ठीक है, तो सब मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखो फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एटलस ड्रोन स्वाम सिस्टम, अभी इसको किसने लॉन्च किया, इसका अनावरण किसने किया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो याद रखना, अभी चाइना ने एटलस ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया है। तो चीन का ये एटलस ड्रोन सिस्टम आप कह सकते हो एक ऐसी मशीन है जो एक साथ बहुत सारे, कितने, लगभग 96 छोटे ड्रोन एक साथ उन्हें उड़ा करके ये मशीन उन्हें कंट्रोल कर सकती है। मतलब ये एक चलता फिरता ड्रोन कंट्रोल सिस्टम है जो जमीन पर गाड़ी में लगा होता है। कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक खास गाड़ी होती है, एक ट्रक होता है जिसमें कई सारे ड्रोन रखे होते हैं और ये गाड़ी बहुत तेजी से एक एक करके ड्रोनों को हवा में भेजती है 2-2, 3-3 सेकंड के अंतराल में। और केवल एक आदमी, एक ऑपरेटर पूरे ड्रोन जो सिस्टम है, जितने भी ड्रोन है 96 ड्रोन हमने बताए, इनको ये कंट्रोल करता है केवल एक आदमी। और इन ड्रोन में AI का इस्तेमाल भी होता है जिससे वे खुद भी फैसले ले सकते हैं। और ये ड्रोन क्या क्या कर सकते हैं? ये निगरानी कर सकते हैं, दुश्मन पर नजर रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर सकते हैं, यानी कि दुश्मन का जो भी सिस्टम होता है उसको गड़बड़ कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, एक साथ अटैक कर देंगे, और सिग्नल बढ़ाने में भी ये काम आएंगे, कम्युनिकेशन को मजबूत करने में ये काम आएंगे। तो ये है चीन का स्वार्म ड्रोन सिस्टम। स्वार्म ड्रोन मतलब जब झुंड में ड्रोन आते हैं तो स्वार्म ड्रोन हम इनको कहते हैं। और चीन का ये जो स्वार्म ड्रोन सिस्टम है इसको नाम दिया इन्होंने एटलस। तो ये एटलस है क्या, कितने ड्रोनों का ये सिस्टम है, कैसे काम करता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको चीन ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले ड्रोन से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा दूं जो न्यूज में रहे थे। आपको याद होगा असम राइफल ने एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग के लिए अभी समझौता किया था IIT मणिपुर के साथ। सक्षम क्या है? भारतीय सेना ने स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड सक्षम को लॉन्च किया था। और भारत ने इजराइल से हेरॉन मार्क 2 ड्रोन खरीदने के लिए समझौता किया था। उसके अलावा भारत का पहला AI पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल का नाम है इंद्रजाल। भारतीय सेना ने भैरव नाम से एक नई स्पेशल फोर्स का गठन किया जो ड्रोन युद्ध में सक्षम है। और भारत की पहली ड्रोन सिटी किस राज्य में बनाई जाएगी?
और वाकुल, यह है कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का शुभारंभ किसने किया था? बीएसएफ ने। और इन्हें कहां पर ट्रेनिंग दी गई? ग्वालियर में। भारत और यूरोपीय संघ में ड्रोन पर केंद्रित पहले संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास का आयोजन किया था मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा में। उसके अलावा भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन जिसका नाम है अवतार, अभी इसको भी लॉन्च किया गया। एम्फीबियस मतलब ये पानी में भी चल सकता है और हवा में भी चल सकता है, ठीक है। बाकी चाइना में आपको ले चलता हूं, तो ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल बीजिंग होती है, बीजिंग में याद रखना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय आपको मिल जाएगा। करेंसी रेनबिन होती है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। एशिया की सबसे लंबी जो नदी है यांगतीसी नदी है, ये चीन में बहती है। चीन का जो एक शंघाई शहर है वो इसी नदी के किनारे है। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो हुआंगो नदी को कहते हैं, जिसे येलो रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मिशन जागरूक ये अभियान अभी किसने शुरू किया? तो आंसर होगा सेबी ने। तो वैसे हमारी जो निर्मला सीतारमन है वित्त मंत्री हैं, और अभी इन्होंने 25 अप्रैल 2026 को सेबी के 38वें स्थापना दिवस पर मिशन जागरूक नाम से एक अभियान शुरू किया। क्या मतलब इस अभियान का? तो ये एक ऐसा अभियान है जिससे लोगों को पैसे निवेश करने के यानी कि इन्वेस्टमेंट के सही और सुरक्षित तरीके सिखाए जाएंगे। तो इसको शुरू करने का उद्देश्य यही है, लोगों को सिखाना कि भैया पैसा कहाँ और कैसे सुरक्षित आपको निवेश करना है ताकि आपके साथ ठगी यानी कि फ्रॉड ना हो। तो यह अभियान मुख्य रूप से आम लोगों के लिए ही है जो शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं, पर उनको शेयर मार्केट की निवेश की इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो ठगी के शिकार हो जाते हैं। और उन लोगों के लिए ये अभियान क्यों जरूरी है? क्योंकि सोशल मीडिया पे जाते हैं वो सीखने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, लेकिन वहां पे मैक्सिमम गलत जानकारी भरी हुई है। देखा होगा आपने बहुत सी बार, लोग खुद को एक्सपर्ट बता करके फ्रॉड करते हैं, डीप फेक वीडियोस बना करके लोगों को भ्रमित करते हैं कि यार देखो मैंने 1 साल में इतने करोड़ रुपए कमा लिए, आप मेरा कोर्स खरीदो, मैं आपको सिखाऊंगा, मेरा सेमिनार अटेंड करो, ये करो वो करो। अपना बंगला दिखाएंगे, गाड़ी दिखाएंगे, बैलेंस दिखाएंगे, वो सब गलत है, लेकिन लोग उनसे प्रभावित होकर के फंस जाते हैं। तो इसमें सिखाया क्या जाएगा? लोगों को सही और सुरक्षित तरीके से पैसा निवेश करना सिखाया जाएगा। धोखाधड़ी से, फ्रॉड से कैसे बचना है ये सिखाया जाएगा। मतलब पूरे देश में लोगों को फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक अवेयरनेस की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये है मिशन जागरूक अभियान जो कि सेबी ने अभी शुरू किया है। सेबी की बात कर ले। सेबी की जो स्थापना है, वैसे तो भारत सरकार की तरफ से इसकी स्थापना 1988 में कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिलती है 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई। अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे वर्तमान में 11वें नंबर के। पूछो कि पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एस एस दवे। पहली महिला हेड कौन रही थी? माधुरी पुरी बुच रही थी, ये भी याद रखना। कुछ प्रश्न मैं आपको सेबी से रिवाइज करवा दूं, ये सभी प्रश्न करंट अफेयर्स में रहे थे। जैसे कि सेबी ने निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए स्कोर 2.0 सिस्टम लॉन्च किया था। सेबी ने निवेशकों के लिए सारथी 2.0 ऐप लॉन्च किया। द एशियन बैंकर ने एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार दिया था सेबी को। विशेष निवेश कोष स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड का गठन किसने किया था? सेबी ने। आई स्पोर्ट पोर्टल को लॉन्च किया था सेबी ने। और सेबी ने ही धरोहर नाम से सिक्योरिटीज मार्केट के लिए डिजिटल ज्ञान भंडार शुरू किया। सेबी ने ही मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। सेबी ने ही सेवा नाम से एक वर्चुअल असिस्टेंट भी लॉन्च किया था, और बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल को भी सेबी ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट सेबी से बनते हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत सभी भारतीय उत्पादों के लिए 100% निर्यात शुल्क समाप्त हुआ है? तो सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड। तो भैया अभी भारत और न्यूजीलैंड ने एक बड़ा व्यापार समझौता या यूं कहूं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसका मतलब है अब दोनों देशों के बीच सामान खरीदना और बेचना आसान होगा और सस्ता भी हो जाएगा। मतलब भारत का जो ज्यादातर सामान है, जैसे कपड़े, जूते, गहने या खाने की चीजें, वो न्यूजीलैंड में बिना टैक्स के यानी कि ड्यूटी फ्री बेची जा सकेंगी। इससे भारतीय सामान सस्ता होगा और ज्यादा बिके। इसके बदले में भारत में भी न्यूजीलैंड के जो सामान आ रहे हैं उन पर भी हम टैक्स हटा देंगे। लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स को हमने रखा है, कुछ चीजों को हमने अलग से रखा है कि हम भैया इनमें तो टैक्स नहीं हटाएंगे। अभी तो नहीं हटाएंगे, धीरे धीरे हो सकता है हटा दें, ताकि हमारे किसानों को, हमारे उद्योगों को नुकसान न हो। जैसे कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ फसलें हो गई जैसे प्याज की, चने की, मक्का की, चीनी हो गया, हथियार हो गया। तो अभी इन चीजों पे हम टैक्स नहीं हटाएंगे, वरना उनकी ये चीजें यहाँ पे सस्ती बिकने लगेगी तो हमारे किसानों को नुकसान होगा। फिर लोग हमारे किसानों से ये चीजें नहीं खरीदेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे और उनके माल को ज्यादा खरीदेंगे। लेकिन मैक्सिमम चीजों पे हमने टैक्स को कम कर दिया या हटा दिया, और उन्होंने भी सेम ऐसा ही किया।
अब वहां पे जब हमारे प्रोडक्ट्स जाएंगे तो उन पे टैक्स नहीं लगेगा, तो वो सस्ते वहां पे बिकेंगे और ज्यादा बिकेंगे। इससे हमारी कंपनियों को फायदा होगा, निर्यात बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, और निवेश भी आएगा। लगभग इन्होंने बताया $20 अरब का निवेश आने की संभावना है। इससे बिजनेस बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेगी। अब बात न्यूजीलैंड की है, तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। कैपिटल वेलिंगटन होती है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आंसर इसका होगा विशाखापत्तनम में। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी, अभी इन्होंने विशाखापत्तनम में एक एआई हब की शुरुआत की है। ये हब गूगल क्लाउड के द्वारा बनाया जा रहा है, और वैसे इसमें अडानी ग्रुप और एयरटेल भी पार्टनर है। तो क्या बनेगा मतलब? तो आप कह सकते हो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर, एक एआई हब बनेगा। डेटा सेंटर मतलब डेटा यहाँ पर स्टोर होगा, जिसकी क्षमता होगी 1 गीगावाट। ये लगभग 600 एकड़ की जमीन पर बनाया जाएगा, और इसमें कितना निवेश होने वाला है? लगभग $15 अरब का। ये बहुत बड़ा निवेश है। डेटा सेंटर मतलब मैंने आपको बताया, जहाँ पे इंटरनेट, एआई और एप्स का जो भी डेटा होता है वो स्टोर होता है, जो प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे इस प्रश्न में एआई से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आंध्र प्रदेश की आगे हम बात करेंगे। देखो, आपको पहले तो एआई से 2 प्रश्न याद रखना। एआई के गॉडफादर कहे जाते हैं जेफरी हिंटन, और एआई के फादर जॉन मैकार्थी। आपको याद होगा गुजरात ने इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की घोषणा की थी। कहां पर? गुजरात की गिफ्ट सिटी में। और ये देश का पहला राष्ट्र स्तर का एआई रिसर्च संस्थान होगा, जिसे पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। भारत का पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिक ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खोला गया, और इसमें सहायता दे रहा है आईआईटी कानपुर। 2027 में एआई समिट होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और 2028 में होगा यूएई में। ओपन एआई ने किस भारतीय कंपनी के साथ एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए समझौता किया? टाटा। और एक बंगलुरु की कंपनी स्टार्टअप है भारत वन डॉट एआई। इसने भारत की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी बनाने का ऐलान किया। भारत विस्तार एआई टूल, इसको लॉन्च किया हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उसके अलावा आईआईटी बॉम्बे और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, इन्होंने साथ में मिलकर सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए समझौता किया। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना, जिसका नाम है सक्षम, ये कहां पर शुरू हुई? मुंबई में। सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए अभी कौन सा एआई टूल लॉन्च किया था? सुदर्शन। और चाइना ने अगले 5 सालों में स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर बनाने की भी घोषणा की थी। ठीक है, बाकी गूगल की बात भी कर लेते हैं। गूगल की स्थापना होती है 1998 में, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस। सीईओ सुंदर पिचाई है, पेरेंट कंपनी इसकी होती है अल्फाबेट। इसके फाउंडर थे लैरी पेज और सर्जे बेन। ठीक है, तो सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने भारत का पहला मशरूम मिशन शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश ने शुरू किया भैया। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने, याद रखना, भारत का पहला मशरूम मिशन शुरू किया, और इस पर करीब 13,000 करोड़ रुपए ये खर्च करेंगे। इस मिशन का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश को भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य इनको बनाना है। इन्होंने लक्ष्य रखा है 67,500 टन मशरूम का उत्पादन इनको करना है। अभी आप देखोगे तो वर्तमान में मशरूम उत्पादन में जो नंबर 1 राज्य है वो बिहार है, जहां पे लगभग 45,000 टन मशरूम उत्पादित होता है। अच्छा, इस मिशन से फायदा किनको होगा? किसानों को होगा, गांव को फायदा होगा। मतलब यहाँ पे गांव में ये छोटे छोटे मशरूम फार्म बनाएंगे। लगभग एक जो यूनिट होगा, एक फार्म होगा, 5,000 स्क्वायर फीट का होगा। तो इस तरह से करीब 1,62,000 ये इस तरह के फार्म यानी कि मशरूम यूनिट्स बनाएंगे। इससे गांव में रोजगार होगा, कमाई के मौके बढ़ेंगे, खासकर महिलाओं और छोटे किसानों को इससे फायदा होगा। अच्छा, वैसे सरकार इसके लिए सब्सिडी भी देगी। जो भी आदमी इसको करना चाहता है, जो भी व्यक्ति करना चाहता है, उसको सरकार आर्थिक मदद देगी। तो सरकार कितनी आर्थिक मदद दे रही है? टोटल 5,184 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी। लगभग आप कह सकते हो, अगर आप इसको शुरू करते हो तो 40% जो मदद है, 100 रुपए लगते हैं तो 40 रुपए सरकार देगी। यूँ समझो। कौन कौन से तरह के मशरूम उगाए जाएंगे? तो 3 तरह के मशरूम मुख्य बताए गए। मिल्की मशरूम, ये गर्मी में भी उग सकता है। धान के भूसे वाला मशरूम, ये जल्दी तैयार हो जाता है। बटन मशरूम, ये बाजार में सबसे ज्यादा बिकता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत का पहला मशरूम मिशन शुरू किया। बाकी सब बातें मैंने आपको पॉइंट्स में बता दी है। कितना खर्चा आएगा, कितना उत्पादन का लक्ष्य रखा है, अभी नंबर 1 पर कौन है, कैसे क्या होगा, कितनी मदद मिलेगी, सब कुछ। बाकी आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती हो गई, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है अब्दुल नजीर। राज्य के पशु काला हिरण हो गया, पक्षी है तोता, पुष्प है चमेली, वृक्ष है नीम, भाषा है तेलुगु। और राजीव गांधी नेशनल पार्क है यहाँ पे, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उगादी फेस्टिवल हो गया, डेक्कन फेस्टिवल हो गया, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है यहाँ का।
और नागार्जुन सागर बांध है यहाँ पे कृष्णा नदी पे, श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पे, पोलावरम बांध है गोदावरी नदी पे, पुलिकट लेक है, कोल्लेरू लेक है यहाँ। उसके अलावा याद रखना कि भारत सरकार ने विशाखापत्तनम में एक हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम स्थापित करेगा। ये सिस्टम क्या करेगा, थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलकर ऊर्जा उत्पादन में मदद। पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू है अराकू कोनी। इसको अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली की आधारशिला रखी गई। पोट्टी श्री रामुलु जी की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई अमरावती में, और इस स्टेचू को नाम दिया स्टेचू ऑफ सेक्रीफाइस। उसके अलावा भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई थी। दिव्यांगों के लिए एक तरह से फ्री बस यात्रा दी जाती है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जिसे प्रमाण सर्टिफिकेट मिला। और किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया, अमरावती। और भारत की पहली क्वांटम वैली या आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में ही स्थापित की जा रही है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स ध्यान में रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में प्रकाशित सिप्री की रिपोर्ट जिसका नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में कौन से स्थान पर है, तो आंसर होगा 5वें स्थान पे। तो सिप्री ने जो रिपोर्ट जारी की उसका नाम क्या है, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2025 में सैन्य खर्च कितना किया है, $92.1 बिलियन। और इस खर्च के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला, रक्षा खर्च वाला देश बन गया है भारत। मतलब अगर हम ग्लोबल एक्सपेंडिचर, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखते हैं तो हमारा खर्च का प्रतिशत में बात करेंगे तो 3.2% है। अच्छा, भारत तो सैन्य खर्च के मामले में 2025 में हम देख रहे हैं 5वें स्थान पर है। भारत से आगे 4 देश कौन कौन है जिन्होंने अपने सेना पे सबसे ज्यादा खर्च किया, तो पहले पे अमेरिका, इनके खर्चे भी देख सकते हो। दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रशिया और चौथे पे जर्मनी। वैसे 2025 में भारत का जो रक्षा बजट रहा था उसमें अगर हम देखें 2024 की तुलना में 8.9% की वृद्धि देखी गई थी। अच्छा, अगर ग्लोबल पूरे विश्व में मिलिट्री एक्सपेंडिचर अगर हम देखते हैं तो वो टोटल कितना रहा था, $2.887 ट्रिलियन का ये खर्च की रहा था पूरे विश्व में अगर बात करें। और जिसमें भी अगर शुरुआत के 3 देश हम देख ले, अमेरिका, चाइना, रशिया, तो इनकी संयुक्त हिस्सेदारी ही टोटल विश्व की बात करें तो 51% इन तीनों की रहती है। और शुरुआत के 5 देशों की अगर बात कर ले तो कुल मिलाकर 60% ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रहता है। मतलब पूरे विश्व में अगर 100 रुपये खर्चा हुआ है तो 60 रुपये तो इन 5 देशों ने मिलाकर के खर्च कर दिया अपनी सेना। सिप्री की बात कर ले, सिप्री मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो आर्मी, मिलिट्री और आर्म्स ट्रेड से रिलेटेड डेटा एनालिसिस करता है, जारी करता है। इसकी स्थापना होती है 1966 में। कहाँ से रिपोर्ट जारी होती है, स्टॉकहोम, स्वीडन। और आपको बता दूं अभी भारत का जो रक्षा बजट रहा है 2026-27 के लिए वो कितना रहा है, लगभग 7.85 लाख करोड़ रुपए। और याद रखना भारत दुनिया का, सिप्री के अनुसार ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भी। ठीक है, तो सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 29 अप्रैल को। हर साल 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे के रूप में मनाते हैं। मनाने का उद्देश्य है नृत्य के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना और विभिन्न संस्कृतियों को संरक्षित करना। इसकी शुरुआत 1982 में यूनेस्को के इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने की थी। और ये दिन महान फ्रेंच डांसर और बैले के जनक माने जाने वाले जीन जॉर्जियस नोवेरे के जन्मदिन पर हम इस दिन को मनाते हैं। मतलब उनके जन्मदिन का तारीख हमने इस दिन को मनाने के लिए चुना। उनका जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1727। मॉडर्न बैले का जनक उनको माना जाए। तो सिंपल सा याद रखना आप तो, इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल। बाकी अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज आज मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो देखो मेरे साथ साथ बोलना, क्योंकि कल मैंने आपको लिखने के लिए दिया होगा, आपको पता लगा होगा आपको याद है कि नहीं है। तो अब मेरे साथ साथ बोलना, याद नहीं है तो ऐसे याद होगा बोल बोल कर। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस होता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसन डे। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती होती है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस। 21 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्योग दिवस के रूप में हमने मनाया। पहली बार मना रहे हैं, याद रखना इसको।
22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस था, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस और 25 अप्रैल को भी विश्व मलेरिया दिवस के रूप में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं, अभी उन्होंने लद्दाख में कितने नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो आंसर इसका होगा 5। पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी फाइनली लद्दाख के जो उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कौन नए बने थे? विनय कुमार सक्सेना। अभी इन्होंने 28 अप्रैल को ही इन 5 जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। कौन कौन से वो 5 जिले हैं? नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास। इससे पहले यहाँ पर केवल 2 ही जिले थे, लेह और कारगिल। अब 5 और बन जाएंगे तो टोटल इनकी संख्या हो जाएगी 7। मतलब हम पढ़ चुके हैं इसको पहले भी। अगस्त 2024 में ही गृह मंत्रालय ने इनके निर्माण की सैद्धांतिक मंजूरी तो दे दी थी। तो नए जिले बनाने का उद्देश्य है शासन व्यवस्था और विकेंद्रीकरण करना, दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली आबादी तक सेवाओं को पहुंचाना और स्थानीय विकास को बढ़ावा देना। बात लद्दाख की है तो वो भी देख लो। ये रहा मैप में लद्दाख। कैपिटल लेह भी है, कारगिल भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है। कुछ फेस्टिवल्स की बात करें जो यहाँ बड़े फेमस हैं, जैसे कि लोसर फेस्टिवल हो गया, स्पितुगस्तर फेस्टिवल हो गया, हेमिस फेस्टिवल हो गया, नोमैडिक फेस्टिवल हो गया, जांस्कर महोत्सव हो गया, हेमिस गोम्पा उत्सव हो गया, दोशमोचे उत्सव हो गया। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनेगा लद्दाख के हेनले में। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा लद्दाख के न्योमा में। 5 जिले हमने देखे लिए। अभी इसरो ने गगनयान मिशन के लिए मिशन मित्र ये शुरू किया था लेह लद्दाख में। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग सैन्य बंकर ये कहाँ पर बनाया गया? लद्दाख में। किसने बनाया? IIT हैदराबाद। और राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया था? 5। कौन कौन सी? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी लद्दाख बना था। और भारत का पहला कमर्शियल हाइड्रोजन बस ये लॉन्च की गई थी लेह लद्दाख में NTPC के द्वारा। इसरो ने कहाँ पर होप मिशन स्थापित किया? तो लद्दाख के तसोकर घाटी में। और लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? लद्दाख के शोक गांव में। ठीक है, तो लद्दाख से ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। बाकी भैया ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। और डेली आपको देखो मैं PDF अवेलेबल करा देता हूँ, और आपकी प्रैक्टिस के लिए जो मॉक टेस्ट होता है, जो क्विज होती है, वो भी आपको मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पर? अपनी करियर एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्योग दिवस मनाया, तो आंसर होगा 21 अप्रैल को मनाया। फिर पूछा अभी मेहर बाबा प्रतियोगिता 3 ये शुरू की भारतीय वायुसेना ने। फिर पूछ रहे अभी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ने भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ पर शुरू किया? तो आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल। और अभी किस राज्य के गुंटूर नगर निगम को ऑस्ट्रिया में जेम अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? ये है आंध्र प्रदेश में। और होलोसीन काल का जीवाश्म बिस्तर भी खोजा गया था तमिलनाडु में। फिर पूछ रहे भारत का पहला एकीकृत पुनर्चक्रण प्लांट ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अभी रघु रॉय का निधन हो गया, उनका संबंध है फोटोग्राफी से। फिर पूछा DPI@2047 रोड में एक प्लान है, ये किसने अभी जारी किया? नीति आयोग ने। फिर पूछा अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत, गोवा में करेगा। एशिया की पहली यूनेस्को चेयर अभी किस विश्वविद्यालय ने शुरू की? सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, एक बुक है अभी आई है, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। इस बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवणे जी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न,